प्यारे बच्चों, आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल शुक्ला, सहायक अध्यापक, हिंदू इंटर कॉलेज, आपको आज त्रिभुज भाग 2 में जो है आगे की कड़ी जो है, जो भाग 1 से जुड़ी हुई कड़ी है, उसे आगे बढ़ाऊंगा। भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था वो एक बार आपको मैं रिवाइज करा देता हूं। एक तो हमने समरूपता के बारे में पढ़ा था, एक सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था, एक दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, और एक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और उस पर एक प्रश्न हल कर लिया था। तो अब आज हमारे चर्चा के बिंदु क्या रहेंगे वह जान लेते हैं। सबसे पहले हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का जो विलोम है उसे सीखेंगे, उसका प्रूफ सीखेंगे। फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। पिछले भाग 1 में हम एक ही प्रश्न हल कर पाए थे, कुछ और प्रश्न हल करेंगे जिससे कि आप लोग इस प्रमेय को और अच्छी तरह समझ लें। इसके बाद आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम पर आधारित प्रश्न हम हल करेंगे, और उसके बाद फिर हम अभ्यास प्रश्न करेंगे और कुछ आपको मैं गृह कार्य दूंगा। अभ्यास प्रश्न के साथ कुछ गृह कार्य दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का जो विलोम है वो आज सिद्ध करना है। तो प्रमेय क्या है समझते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। यानी हमें दिया क्या है कि ये जो भुजा DE है, ये जो भुजा आपकी DE है, ये जो भुजा DE है वो आपका क्या कर रही है, जो साइड AB है और AC है उसके दो दो भाग कर रही है। तो AD और DB का जो अनुपात है वो AE और EC के अनुपात के है, ये तो हमें दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि DE समानांतर होगा किसके, BC के। तो हमने रचना क्या करी, अब हमें क्या पता कि ये रेखा समानांतर है या नहीं। जैसे कि आपने 9th क्लास में देखा था कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मान के चलते थे, उसको परिमेय संख्या मान के चलते थे। ऐसे ही हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि पहले के DE पैरेलल नहीं है किसके, BC के, ये मान के चल रहे हैं। अब जब DE पैरेलल नहीं है तो कोई तो रेखा होगी ना D से जाने वाली जो BC के पैरेलल होगी। वो रेखा हमने क्या मान ली, DE डैश मान ली, जो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। अब आगे बढ़ते हैं जो है इसका प्रूफ की तरफ। तो DE डैश इज पैरेलल टू BC, ये हमने क्या करी, रचना से करी। अब क्योंकि DE डैश पैरेलल टू BC है, तो जब एक लाइन पैरेलल होती है तो ये लाइन आपकी किसकी पैरेलल है, BC के पैरेलल, हमारी रचना से। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती थी कि अगर त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक और भुजा खींच दी जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को दो भागों में काटेगी, और जो जो उनके पार्ट होंगे उनका अनुपात क्या होगा, एक जैसा होगा। तो AD और DB का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, AE डैश और E डैश C के अनुपात के बराबर। ये किससे हो गया, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमने लिख दिया, क्योंकि लाइन DE डैश किसके पैरेलल है, BC के। अब हमें दे क्या रखा है ये भी समझ लेते हैं बच्चों। हमें दे रखा है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब एक चीज पे आप गौर करिए, समीकरण 1 और 2 की। समीकरण 2 की बायां पक्ष, समीकरण 1 का बायां पक्ष, आप ध्यान से देखिए, AD अपॉन DB दोनों सेम है। और अगर एक चीज है P1 बराबर P2 और P1 बराबर P3, तो P2 बराबर भी P3 के होगा। ये इससे क्या इंप्लाइज हो रहा है, P2 बराबर P3। तो यहां पर क्या हो गया कि जब इन दोनों के LHS सेम है तो दोनों के RHS भी सेम होंगे, तो दोनों के RHS क्या आ गए, सेम आ गए। तो AE डैश अपॉन E डैश C किसके बराबर आ गया, AE अपॉन EC के। अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों तरफ एक जोड़ दिया। अच्छा, इसका मकसद बताता हूं कि हमने एक जोड़ा क्यों है, क्योंकि AE डैश ये जो AE डैश है और E डैश C है,
आप देख रहे हैं चित्र पे, अगर ये जोड़ दिए जाएं तो AC बन जाएंगे, और इसीलिए हमने एक दोनों तरफ जोड़ दिया। और ऐसे ही AE और EC को भी जोड़ दिया जाए, ये रहा हमारा AE और ये रहा हमारा EC, इसको भी जोड़ दिया जाए तो पूरी भुजा क्या बन जाती है? AC। इसलिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। और दोनों पक्षों में कुछ एक जैसी राशि जोड़ने से या घटाने से समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप बहुत भली भांति जानते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब जब हमने दोनों साइड एक जोड़ दिया तो एलसीएम लेने पे क्या उत्तर आ गया, जैसे मैं आपको बता देता हूं, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 बराबर AE अपॉन EC प्लस 1। जब आप एलसीएम लेंगे यहां पर E डैश C, तो E डैश C से E डैश C कटेगा एक बार, और एक का गुणा AE डैश में कर देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? AE डैश प्लस, अब यहां पर एक है इसका हर, और एक का भाग E डैश C में करेंगे तो E डैश C, और E डैश C का एक में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? E डैश C। ऐसे ही यहां पर अगर हमने एलसीएम ले लिया EC, तो EC का भाग EC में लगाएंगे तो क्या बचेगा? AE, और एक का भाग EC में लगाएंगे तो EC, और EC का गुणा एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा? EC। अब देखिएगा यही तो समीकरण आ गया, आप चेक करिए, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण एक ही है, तो एक जोड़ने पर और एलसीएम लेने पे ये समीकरण हमें मिल जाएगा। अब चित्र में देखिएगा, AE डैश प्लस E डैश C प्लस E डैश C, अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सी भुजा बनती है? AC। तो इन दोनों के जोड़ की जगह आप क्या लगा सकते हो? AC लगा सकते हो। ऐसे ही AE, यहां तक हमारा हो गया AE, और अगर इसमें जोड़ दें आप EC तो क्या बन जाएगा? फिर हमारा बन जाएगा AC। तो ये भी AC बन गया, ये भी AC बन गया। अब AC से AC कट हो गया, और अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो EC का एक में गुणा करेंगे तो EC, और E डैश C का एक में गुणा करेंगे तो E डैश C। अब देखिए ये तो कंफर्म है कि E और E डैश एक रेखा पे हैं, एक ही रेखा पे E डैश और उसी रेखा पे E स्थित है, और मान लीजिए ये बिंदु C हो गया। तो क्या ऐसा हो सकता है E और E डैश अलग अलग हो फिर भी दूरियां बराबर आ जाएं? EC बराबर E डैश C, ये कैसे बराबर आ रही हैं? ये बराबर आने का मतलब क्या है? अब ऐसा नहीं रहा, अब क्या हो गया? अब हो गया E और E डैश हो गए संपाती, यानी एक ही बिंदु पे आ गए, और ये है C। अब चाहे आप EC निकालो चाहे E डैश C निकालो, दूरी कौन सी निकल के आने वाली है? ये आने वाली है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट E है और ये पॉइंट E डैश है, ये क्या हो गए? आपके संपाती हो गए। तो जब दोनों संपाती हो जाएंगे तो फिर हमने रचना से क्या लिया था? DE डैश इज पैरेलल टू BC, और क्योंकि E डैश और E संपाती हैं तो E डैश की जगह आप क्या लगा सकते हैं? E लगा सकते हैं, और E लगा दिया तो फिर क्या सिद्ध हो गया? DE इज पैरेलल टू BC। तो इससे क्या कंफर्म हो गया कि अगर कोई रेखा जो है वो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है, और ये जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है, तो ये जो टुकड़े हो रहे हैं अगर इनका अनुपात अगर एक जैसा आ रहा है तो वह रेखा निश्चित ही सामने वाली भुजा के समानांतर होगी। यही क्या है? आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने जब भाग A करा था तो हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पर एक ही प्रश्न हल किया था। अब छात्रों और छात्राओं एक प्रश्न दो प्रश्न और हल करते हैं जिससे कि ये थ्योरम आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब सवाल देखते हैं। दी गई आकृति में यदि LM इज पैरेलल टू BC, LM जो है वो किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है, दे रखा है। LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD, तो क्या सिद्ध करना है हमें? AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ये सिद्ध करना है। तो जो दिया है ये दोनों चीज दे रखी हैं, तो सबसे पहले आपने दिया है मैं क्या लिख दिया? LM इज पैरेलल टू BC, LN इज पैरेलल टू CD, और क्या सिद्ध करना है वो हमने सिद्ध करने में लिख लिया। अब हमें क्या किस तरीके से प्रूफ करना है? उपपत्ति करते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा त्रिभुज कंसीडर कर लिया? ABC,
और त्रिभुज एबीसी में आप देख रहे हैं क्योंकि LM इज पैरेलल टू BC और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है, अगर एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य भुजाओं को दो भागों में क्या करती है, कट करती है। तो जो अनुपात होता है पहली भुजा के जो भाग हैं उनका अनुपात और दूसरी भुजा पे जो भाग हैं उनका अनुपात एग्जैक्ट बराबर होता है। यही बच्चों हमारी क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो यहां से क्या आ गया, AM और MB का जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा, AL और LC के रेशो के बराबर। और ये कौन कहता है, ये हमारी BPT थ्योरम कहती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो भी आप करें ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति में, तो आर्ग्यूमेंट सामने जरूर लिख दें कि हमने ये कहां से लिया है, ऐसा क्यों लिखा है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो वो जो समीकरण 1 बना था वो समीकरण 1 हमने यहां पर ले लिया। अब हम कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं, ACD में, यानी इस वाले त्रिभुज में। और हमें क्या दिख रहा है कि ये जो LN है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। फिर इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, AN और ND का जो अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा, AL और LC के अनुपात के बराबर। और ये भी फिर हमने किससे किया, BPT थ्योरम से किया। फिर आगे हम क्या चलते हैं, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 का दायां पक्ष देखिए, समीकरण 2 का दायां पक्ष देखिए, दोनों बराबर हैं। और अगर दाएं पक्ष दो समीकरण के बराबर हैं तो 100% बायां पक्ष भी बराबर होगा। ये आपका क्या है, इक्वालिटी का प्रिंसिपल है। तो AM अपॉन MB किसके बराबर हो जाएगा, AN अपॉन ND के बराबर। अब देखिएगा इसका व्युत्क्रम क्यों लेना पड़ रहा है, ये समझने की बात है। आप कुछ रटिएगा नहीं, मैं आपको एक एक बात क्लियर करता हूं क्यों इसका रिवर्स कर रहे हैं। हमारा जो उत्तर हमें सिद्ध करना है उसमें हमें क्या बचाना है, AM को बचाना है। और आप पुराने जमाने के लोगों को जानते थे, जैसे पुराने जमाने के लोग अपना खजाने को बचाने के लिए क्या करते थे, जमीन में गाड़ देते थे ना। तो ऐसे ही जिस पद को आपको बचाना हो और उसको आप क्या करिए, हर में ले लीजिए, यानी डिनोमिनेटर में ले लीजिए। तो आपने क्या कर दिया, इस समीकरण का व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम का मतलब जो अंश है उसको बना दिया हर, और जो हर है उसको बना दिया अंश, जो अंश है उसको बना दिया हर, और जो हर है उसको बना दिया अंश। तो आपका कौन सा समीकरण आ गया, समीकरण 4। आप याद रखिएगा जो भी आपको सिद्ध करने में जो भी भुजा आ रही है उसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लीजिए, यानी अपने हर में शिफ्ट कर लीजिए। अब देखिए ये पिछला समीकरण जो 4 है वो हमने उठा लिया। अब इसके दोनों तरफ 1 जोड़ दिया। और मैं आपसे बार बार समझा रहा हूं कि बेटा अगर कोई समीकरण है उसके दोनों तरफ एक समान राशि जोड़ने से उसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया, फिर एलसीएम ले लिया। 1 और AM का एलसीएम क्या आ गया, AM। AM से AM को डिवाइड किया, 1 का MB में गुणा किया MB, 1 का AM में भाग लगाया AM का 1 में गुणा किया तो AM, AN का AN में भाग लगाया तो 1 का ND में गुणा किया तो ND, और 1 का आपने AN में भाग लगाया तो AN, और AN का 1 में गुणा किया तो AN। अब जरा चित्र देखिएगा, MB प्लस AM, MB जरा ध्यान से देखिएगा, और AM बताइएगा क्या बन गया, ये तो पूरी भुजा बन गई AB। तो इसकी जगह आपने MB प्लस AM की जगह क्या लगा दिया, AB लगा दिया। ऐसे ही आप यहां देखिएगा ND और क्या है AN, ये हो गया AN, और इन्हें जोड़ दीजिएगा AN और ND को, तो क्या बन गया आपका AD बन गया। तो AB अपॉन AM इक्वल्स टू AD अपॉन AN, यहां तक आप पहुंच गए। अब हमने क्या किया, AB अपॉन AM इक्वल्स टू AD अपॉन AN, ये तो हमने सिद्ध कर दिया है। अब क्या करना है, अब लेकिन आपने ध्यान दिया हो कि हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD, ये हमें सिद्ध करना था। और आप देख रहे हैं जो चीज ऊपर होनी चाहिए वो नीचे है, और जो चीज नीचे होनी चाहिए वो ऊपर है। इसका मतलब कि आपको समीकरण 5 का व्युत्क्रम करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो समीकरण का व्युत्क्रम ले लेना। तो जब आप व्युत्क्रम लोगे तो AM आ गया ऊपर, AB आ गया नीचे, AN आ गया ऊपर, AD आ गया नीचे, और यही आपको सिद्ध करना था। तो आपका सवाल हो गया आसानी से सिद्ध। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो सिद्ध करना है यहाँ पर कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई है, यानी ये पता है कि एम मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है, और ये जो एम एन रेखा है वो किसके समानांतर खींची गई है, बीसी के समानांतर खींची गई है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, एन मध्य बिंदु होगा एसी का, तो दिया क्या है, ए बी का मध्य बिंदु एम है और एम एन पैरेलल टू बीसी, जैसा मैंने चित्र पे दिखाया। क्या सिद्ध करना है हमें, एन मध्य बिंदु होगा यानी ए एन बराबर एन सी, ये हमें सिद्ध करना है। अब चलिए हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो क्योंकि एम एन पैरेलल टू बीसी है, और बेटा ध्यान रखना अगर त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर दूसरी भुजा आ जाए तो समझ लेना कि कौन सी थ्योरम लगनी है, बीपीटी थ्योरम लगनी है। और बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि ये रेखा AB को दो भाग में विभाजित कर रही है, AC को भी दो भाग में विभाजित कर रही है, तो इन भागों का इन दोनों का अनुपात एक जैसा होगा। तो AM का अनुपात जो MB से आएगा वही AN का अनुपात NC से आएगा, तो AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन NC, ये आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन NC, ये तो हमने सिद्ध कर लिया। अच्छा, ये तो हमें दिया गया था कि M जो है वो मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, AM बराबर MB, ये तो हमें दे रखा था, M एक भुजा का मध्य बिंदु है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर MB को हटा के MB की जगह क्या लगा दिया, MB की जगह आपने लगा दिया AM यहाँ पर, तो AM लगा दिया तो अंश भी AM और हर भी AM, और AM से AM कितनी बार कट गया, एक बार, और NC का एक में गुणा किया तो क्या आ गया, NC आ गया, तो क्या आ गया, NC बराबर AN, और NC बराबर AN, N की C से दूरी और N की A से दूरी बराबर है, और ऐसा तो बिल्कुल जो मिड पॉइंट होता है या बीचों बीच में बिंदु होता है उसी के लिए होता है। तो क्या सिद्ध हो गया, NB मिड पॉइंट होगा किसका, AC का, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था इस सवाल में। तो ये जो दो प्रश्न मैंने बच्चों आपको हल कराए, इससे आपको आधारभूत समानुपातिकता जो आपकी प्रमेय है वो और अच्छी समझ में आई होगी। अब आप इस पे और प्रैक्टिस करके और प्रश्न करेंगे तो ये थ्योरम आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का जो विलोम है उस पे आधारित प्रश्न जो है हम हल करेंगे। तो अब इस प्रश्न में क्या दे रखा है, डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि AD कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, BD कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर, AE कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और EC कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो हमने ये सारी चीजें जो हैं वो अपने चित्र पर निरूपित कर दी। अब हमें क्या सिद्ध करना है, DE इज पैरेलल टू BC, यानी कि ये दोनों जो हैं रेखाएं वो पैरेलल होंगी, DE और BC। तो हम क्या करते हैं, विलोम क्या कहती है, आप AD और DB का अनुपात निकालिए, AE और EC का अनुपात निकालिए, अगर वो अनुपात बराबर आ जाते हैं तो विलोम क्या कहती है, फिर ये रेखा DE BC के क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी समानांतर होगी। तो हमने AD और DB का अनुपात निकाला, चित्र से AD कितना है 6, DB कितना है 9, अब ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ऐसे ही AE और EC का अनुपात निकाल रहे हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो कितना उत्तर आ गया, 2/3 उत्तर आ गया। तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है दोनों की, ये क्या आ रही हैं, सेम आ रही है राइट हैंड साइड, और जब राइट हैंड साइड सेम आ रही है तो LHS भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से जब राइट हैंड साइड सेम थी तो LHS सेम आ गई, और अगर LHS सेम आ गई तो AD का जो DB से अनुपात है वही AE का किससे अनुपात हो गया, EC से अनुपात हो गया। और आपको पता है कि अगर एक रेखा अन्य दो रेखाओं को एक एक बिंदु पर काटें तो उससे रेखा के दो भाग होते हैं, पहली रेखा के दूसरी रेखा के भी दो भाग होते हैं। अगर आप इनका अनुपात निकालें और इसका अनुपात निकालें और वो अनुपात समान आ जाए तो फिर क्या होगा कि ये रेखा DE ये रेखा BC के समानांतर होगी, और ये हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित आकृति में AD और DC और BE और EC ये अनुपात एक जैसा है, और ये कोण भी बराबर दे रखा है, CDE
CDE बराबर कोण CED, CED ये कोण भी हमारे बराबर हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज CAB क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अब जो दे रखा है जिस पे मैंने सर्किल लगाया है वो आप दिया है मैं लिख दीजिए, ये एंगल बराबर दे रखे हैं वो भी आप दिया है मैं लिख दीजिए। सिद्ध क्या करना है हमें, CAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब चलते हैं आगे, क्योंकि जो आपकी ये जो DE रेखा है ये त्रिभुज की वजह CA और CB के दो दो पार्ट कर रही हैं, यानी दो दो टुकड़े कर रही हैं, और उनका अनुपात बराबर ऐसा सवाल में दे रखा है। क्या दे रखा है, AD और DC का जो अनुपात है BE और EC का अनुपात है। अब तो यहाँ क्या लगने वाली है, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, और वो क्या कहती है कि अब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा कि AD अपॉन DC जो है वो BE अपॉन EC के बराबर दे रखा है। तो DE किसके पैरेलल हो जाएगी, AB के, किससे, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट आती है संगत कोण की प्यारे बच्चों। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा उन दोनों समांतर रेखाओं के साथ कोण बनाती है। तो याद रखिएगा कि जो ये समांतर रेखाएं मैंने दिखा दी, अब जो पहली समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच में ऊपर की तरफ कोण है और दूसरी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा की तरफ ऊपर की तरफ कोण है, यही कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और नीचे की बात करें तो ये नीचे के कोण, पहली समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच में कोण जो समांतर रेखा से नीचे है पहली और दूसरी समांतर रेखा से नीचे है, ये भी आपके क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो अब हमारे त्रिभुज में क्या संगत कोण होंगे, जब DE किसके पैरेलल हो गया, AB के, तो इसका मतलब ये दो समांतर रेखा है, ये CA एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए आपके, संगत कोण हो गए। तो CDE किसके बराबर हो जाएगा, CAB के। तो CDE किसके बराबर हो गया, CAB के, क्योंकि क्या है, संगत कोण है, सामने लिख दिया आपने। ऐसे ही आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, CB एक तिर्यक रेखा है काट रही है, पहली समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच में ऊपर की तरफ कोण और दूसरी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा की तरफ ऊपर की तरफ कोण, ये भी बराबर होंगे। तो CED किसके बराबर हो गया, CBA के, CBA के। अब देखिए ये हमें सवाल में दे रखा था, ठीक है, ये सवाल में हमें दे रखा था। अब देखिएगा समीकरण 1 से CDE की जगह क्या लगा सकते हैं, CDE की जगह लगा सकते हैं CAB। तो आपने CDA की जगह क्या लगा दिया, CDE की जगह CAB। ऐसे ही समीकरण 2 में CED की जगह क्या लगा सकते हैं, CBA। CED की जगह क्या लगा सकते हैं, CBA। और देखिए ये आपने CBA लगा दिया। तो इससे सिद्ध हो गया कोण CAB इक्वल टू कोण CBA, कोण CAB इक्वल टू कोण CBA। और यहां से आपने देखा कि कोण CAB ये वाला कोण किसके बराबर हो गया, कोण CBA इसके बराबर हो गया। और इसका मतलब त्रिभुज का कोण A और B बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अब आप क्या जानते हैं, त्रिभुज में एक त्रिभुज का गुणधर्म है जो आप 9th में प्यारे बच्चों पढ़ चुके हो, अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो एक कोण के सामने कौन सी भुजा आ रही है, एक कोण के सामने आ रही है ये वाली भुजा CB, और B कोण के सामने कौन सी भुजा आ रही है, ये वाली भुजा आ रही है CA। तो इसका मतलब CA बराबर क्या हो जाएगा, CB, या BC बराबर क्या हो जाएगा, AC। और जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसे त्रिभुज का क्या नाम होता है, ऐसे त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यानी हमने सिद्ध कर दिया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों आज हमने एक तो ये सीखा कि हमारी कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या है, इसके बाद उस पर आधारित हमने कुछ प्रश्न हल कर लिए। इसके बाद हमने जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भाग 1 में पढ़ी थी उस पे एक ही प्रश्न कर पाए थे, तो हमने 2 प्रश्न और कर लिए। अब दोनों थ्योरम सिद्ध हो गई, दोनों पे आधारित प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए। और ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, गृह कार्य हैं, इनको आप घर पे जाके अच्छे से करिए बेटा, पूरे चैप्टर को रिवाइज करिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम हैं और बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माँ बाप के लिए, आपके समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और अगले भाग में फिर हम लोग मिलेंगे। अब ये जो अभ्यास प्रश्न है, गृह कार्य है, आप इसका जो है चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे त्रिभुज भाग 3 में।